नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरा आप सबका मेरे चैनल एसएलसी पाठशाला पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर नेक्स्ट जो है वो हमारा रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन ये है कि रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो इसको डिफाइन करने के लिए ना हम लोग पहले इनको ब्रेक कर लेते हैं। रिसोर्स का मतलब तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि भाई वो क्या था, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। प्लानिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, पहले ही सोच के रखना, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, एंड बाय whom इट इज टू बी डन, यानी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। अब इसको हम रिसोर्स के एंड में लें तो भाई किस रिसोर्स को हमें इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से और कौन इस्तेमाल करेगा, ये प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि रिसोर्स प्लानिंग को क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भाई देखो, हम लोग किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने से ना हमें कुछ बेनिफिट जो है वो मिल पाते हैं। एक तो आता है रिड्यूसेस वेस्टेज, या रिसोर्सेज की वेस्टेज कम हो जाती है। आप खुद सोचो कि मैं मान लेते हैं कि मुझे कहीं घूमने जाना है तो भाई मैं एक दिन पहले थोड़ी ना प्लान बनाऊंगा या उसी दिन थोड़ी ना प्लान बनाऊंगा। भाई मुझे अगर घूमने जाना है तो मैं लगभग 10 दिन पहले से 7 दिन पहले, एक हफ्ता पहले से मैं प्लान करूंगा कि मुझे कब, कहाँ, कैसे कैसे रुकना है, क्या मेरी आइटनरी होगी, है ना, क्या क्या मेरी आइटनरी होगी, और फिर कैसे मैं अपने फंड्स कहाँ से मैं कितने लेके आऊँगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे प्लान करनी होंगी। ठीक है, तो ऐसे में रिसोर्स प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं रिसोर्सेज का क्या करना चाहता हूँ, एफिशिएंट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे रिसोर्स प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब रिसोर्स प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कंट्री लाइक इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है। क्यों है वो समझते हैं। रिसोर्स प्लानिंग का एक बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग। उसका रीजन मैं अगर आपको सबसे पहला दूं तो दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर मैं आपको राजस्थान का एक एग्जांपल दूं तो राजस्थान सोलर और विंड पावर का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन फिर वहीं वाटर रिसोर्सेज नहीं है या नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, मैं प्लेट्यूज की अगर मैं बात करूं तो प्लेट्यूज जो है वो भाई मिनरल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन वहां पर भी कई सारे रिसोर्सेज की लैकिंग है। ठीक है, वो भी कई सारी जगहों में लैक कर जाते हैं। अब लद्दाख की अगर हम लोग बात करें तो लद्दाख जो है वो भाई वाटर का एक अच्छा सोर्स है, लेकिन वहां फिर एग्रीकल्चर नहीं है। तो इन शॉर्ट देयर आर मैनी रीजन्स इन इंडिया विच हैव रिसोर्सेज बट अनइक्वली। वहाँ की कोई तो रिसोर्स सरप्लस में है तो कोई रिसोर्स डेफिसिट में है। अब कोई रिसोर्स सरप्लस में है, कोई रिसोर्स डेफिसिट में है, तो हमें करना क्या है, सरप्लस की जगहों से रिसोर्सेज को डेफिसिट में लेके जाना है और डेफिसिट वाली जगहों को फर्दर फिर क्या करना, हमें एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करना होगा। और ये कैसे पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो जब भी रिसोर्स प्लानिंग की बात आती है तो हमें इंपॉर्टेंटली 3 स्टेप्स याद रखनी है, द स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग। स्टेप नंबर 1, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड इवॉल्विंग रिसोर्स। हमें रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है और इवॉल्व करना है। मतलब मुझे किस रिसोर्स की जरूरत है, मुझे वो पहचानना है, और मैं कैसे उसको अपने तक लेके आऊंगा, मुझे वो करना है। तो पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई करो और उसको इवॉल्व करो। सेकंड, मेकिंग अ स्ट्रक्चर्ड प्लान या सिस्टमैटिक प्लान। रिसर्च करो, एनालिसिस करो, सर्वेस करो और ये तैयार करो कि आप उस रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करोगे। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, योर डेवलपमेंट प्लान शुड मैच विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि आपका जो प्लान है वो कंट्री के डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना चाहिए, विच मीन्स कि भाई वही वाले बात नहीं आने चाहिए कि एक का फायदा हो, प्रॉफिट फॉर वन, डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
वाला जो चीज़ है वो रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट बनता है। तो रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखिए दो वर्ड्स हैं, एक है प्रिजर्वेशन और एक है कंजर्वेशन। दोनों लगते एक जैसे हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। प्रिजर्वेशन का है किसी भी चीज़ को डैमेज होने से रोकना, डैमेज होने से रोकना। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा मार्केट से आने वाले जो पिकल, जो अचार होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्यों डाले हुए होते हैं? जिससे कि उसको लॉन्ग टर्म रखा जा सके। वहीं कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फर्दर डिप्लीशन से रोकना, यानी कि चीज़ वो ऑलरेडी ख़त्म हो रही है, हमें और उसको आगे ख़त्म होने से रोकना है। फर्दर डिप्लीशन से हमें उसको स्टॉप करना है, बचाना है। अब ऐसे में कंजर्वेशन, क्योंकि रिसोर्सेज देखो लिमिटेड हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है वैसे वैसे रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। तो अब हमें क्या करना है? इनको कंजर्व करना है। कंजर्व करने के लिए क्या हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं? तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी आती है वो आती है अपने पास 3R पॉलिसी। 3R पॉलिसी में रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, ये तीन चीज़ें हम जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग पूरी ज्योग्राफी में कई बार रिपीट होते हुए देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट विच डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, विच डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, the needs of the present are fulfilled, the needs of the present are fulfilled, and resources for the future are saved। तो हम ये चार चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि रिसोर्स मतलब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लैंड एज रिसोर्स। अब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं अब चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, लैंड एज रिसोर्स। भाई देखिए लैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, कहा जाता है कि ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट का रिसोर्स है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों इंपॉर्टेंट कह देते वो ठीक था, लेकिन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह दिया भाई? क्योंकि 95% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ से पूरी होती हैं? ये सब पूरी होती हैं लैंड से, इसलिए लैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है। अच्छा, लैंड फर्दर किसको बढ़ावा देता है? सॉइल को। तो लैंड तो इंपॉर्टेंट है ही है और सॉइल कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल जो लिविंग सिस्टम है, जैसे वाटर एक लिविंग सिस्टम है, विच मीन्स कि ये कई सारे जीवों को एक एटमॉस्फेरिक वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स देते हैं जिससे कि ये अपना मतलब जिसमें कई सारे जीव जंतु अपना निवास जो है वो बनाते हैं। तो लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मैं कंट्री इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को लैंड को हम लोग तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन्स, हिमालयाज एंड प्लेटोज। जिसको हम लोग देखें तो प्लेन्स लगभग मेजॉरिटी ऑफ दी जो लैंड सरफेस है वो प्लेन्स के द्वारा एक्वायर्ड है और इसे कहा जाता है ग्रीनरीज। ठीक है, हिमालयाज के पास जो भी लैंड है ये वाटर और वेजिटेशन के लिए, प्लेटोज जाना जाता है मिनरल्स के लिए। अब देखिए इंडिया, वैसे तो आप लोगों ने क्लास 9 में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, प्लेटोज, हिमालयाज, आइलैंड्स, डेजर्ट। देखा जाए तो इंडिया की जो लैंड है वो कई सारे रिसोर्सेज का एक होम ग्राउंड है। कहा जाता था ना कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है, बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल कहा जाता था और अभी हम लोग उसको देखते भी हैं। हम लोग समझेंगे कि इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न कैसे किया जाता है, इंडिया का लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न कैसे, इंडिया की ज़मीनें कैसे कैसे मौजूद हैं या कैसे कैसे उनको यूज़ किया जाता है। पहले तो आप ये देखिए कि इंडिया का जो टोटल लैंड साइज़ है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि पूरी दुनिया का 2.4% है। अब इसका यूज़ कैसे कैसे किया गया वो ज़रा हम लोग समझते हैं। एक मैंने आप लोगों के लिए आपकी बुक का एक स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने लिया हुआ है जो कि ये है। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा जिससे कि मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकूं और इसको अच्छे से समझ सकें। चलिए देखिएगा, तो लैंड यूटिलाइजेशन आपको यहाँ दिया हुआ है और ये समझाया हुआ है कि भाई लैंड यूटिलाइजेशन कैसे किया जा गया है। तो लैंड यूटिलाइजेशन का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले ज़मीन जो है वो किसके अंदर यूटिलाइज करी गई है? वो ज़मीन यूटिलाइज करी गई है फॉरेस्ट। ठीक है, यानी इंडिया की जो लैंड है उसका मेजर या कुछ हिस्सा जो है वो लैंड के पास एक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा
दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अब अवेलेबल जो है वो नहीं है। ठीक है, अब कल्टीवेशन उस पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बैरन हो चुकी, वेस्टलैंड हो चुकी, यानी कि वो बिल्कुल वेस्टलैंड है, बैरन है, बंजारा। अच्छा, दूसरा, उस पर बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, रोड्स बन चुकी हैं, फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जिस जगह पर आज आप बैठे हुए हैं वो एक रेसिडेंशियल एरिया है, जो पहले एक एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करती थी और उससे पहले वो एक फॉरेस्ट लैंड थी। तो अब क्योंकि उस पर घर बन चुके हैं, फैक्ट्रीज, रोड्स बन चुकी हैं, तो अब उसका कोई यूज जो है नहीं। और ज्योग्राफी में हम ऐसी ज़मीनों को क्या कहते हैं? वेस्ट लैंड कहते हैं। बेशक उस पर घर बन रहे हैं, बेशक उस पर रोड्स बन रही हैं, क्योंकि उस पर एग्रीकल्चर नहीं है तो वो वेस्ट लैंड है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि ऐसी ज़मीनें जो और अनकल्टिवेटेड हैं, उनमें सबसे पहले आता है आपके पास परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जिन पर अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग होती है। ट्री क्रॉप्स, यानी कि ऐसी ज़मीनें जिसमें मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हैं, एक ऐसी ज़मीन जिस पर सिर्फ गिने चुने पेड़ ही मौजूद हैं। और कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि जो पिछले 5 साल से ज़्यादा से कुछ एग्रीकल्चर उसमें नहीं हुआ है। फैलो लैंड्स, यानी कि पीस ऑफ लैंड जो पिछले 1 साल से जिस पर कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, वो भी ज़मीन ऑक्यूपाइड है। और अदर फैलो, यानी कि 1 से 5 साल। ये समझ लीजिए कि लेस देन वन ईयर फैलो लैंड, 1 से 5 साल अदर फैलो, और मोर देन 5 ईयर्स कल्चरेबल वेस्टलैंड। लास्ट में इंडिया का वो हिस्सा जिस पर खेतीबाड़ी हो रही है वो कहलाता है नेट ज़ोन एरिया। ठीक है, जिस पे एक्चुअल में एग्रीकल्चर हो रहा है, जिस पर हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, फिलहाल सीजन के हिसाब से इतने एरिया पे जो है वो एग्रीकल्चर हो रहा है, इसको मैं ए नाम देता हूँ। इस पे अज्यूम कर लेते हैं कि इस पे वीट जो है वो उग रहा है, इस पे राइस। ठीक है, लेकिन सीजन के हिसाब से अभी इस पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, तो ये तो फिलहाल कहलाया जाएगा नेट ज़ोन एरिया। और जिस पर हो सकता है, इन दोनों को मिलाकर, यानी कि A+B मिला के हम लोग इसको नाम देते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हम लोग इसको कहते हैं। अब हमारे पास जो डेटा है वो 100% ज़मीन का तो नहीं है। हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ 93% ऑफ द लैंड का है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास कुछ ज़मीन होगी, यानी 7% डेटा जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा, ठीक है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा, प्लस कई सारी नॉर्थ ईस्ट की जगह हैं जिनका अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है। ठीक है, पहले तो ये। दूसरा, अभी हम लोग ज़रा इस पैटर्न को भी देखते हैं, ज़रा क्या कह रहा है ये। आप लोग देखेंगे कि एक मैंने कोशिश करी है कि आपको पाई चार्ट के थ्रू मैं समझाऊं कि 1960 में क्या लैंड पैटर्न था और 2019-20 में। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 60 ईयर्स को ज़्यादा हम लोग डेवलपमेंट जो नहीं देख पा रहे हैं। जो नेट ज़ोन एरिया पहले 45.26 था वो अब 45.64 हो चुका है, जो बढ़ गया है। इसके बढ़ने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट लैंड जो है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, और भी आप लोग कई सारे फैक्टर्स देखेंगे। अब जैसे फैलो अदर का एंड फैलो देखेंगे तो जो 18.11% था अब वो बढ़कर 23, यानी कि इंडिया की कई सारी ज़मीन जो है वो जिस पर अभी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। फॉरेस्ट की अगर जो मैंने आपको ये बताया ये फॉरेस्ट का था, 18.11 से बढ़कर ये 23.41 है। अब फॉरेस्ट के लिए एक आयरॉनिकल चीज़ देखिए आप, कंट्री में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो लॉन्च्ड है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जिसके अकॉर्डिंग 1952 में लैंड का 33% ऑफ द एरिया किसके अंडर होना चाहिए? फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए, लेकिन वो अभी है नहीं, जो ये शो करता है कि हम लोग अपने नॉर्म्स को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न, लैंड इन दी एंड क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है। इंडिया की कई सारी लैंड ऐसी है जो वेस्ट है या जिस पर कोई एक्टिविटी एज सच नहीं होती है, जिसका यूटिलाइजेशन तो हो सकता है और वो यूटिलाइजेशन अभी नहीं हो पा रहा। लैंड डिग्रेडेशन के लिए अगर मैं कई सारे फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या क्या है? सबसे पहला फैक्टर जो निकल के आता है वो है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, ओवर इरिगेशन, लैंड पोल्यूशन, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जो लैंड पर ही एग्जर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एक मेजर, ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, ओवर इरिगेशन, लैंड पोल्यूशन। अब लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग खत्म कैसे करें? या लैंड डिग्रेडेशन, अगर मुझे लैंड को कंजर्व करना है तो मैं क्या करूंगा? इनके ऑपोजिट्स कर दूंगा। डिफॉरेस्टेशन की जगह मैं कर दूंगा एफॉरेस्टेशन। ठीक है, ओवर, जहां पर वर्ड मैंने ओवर किया मैं वहां यूज कर दूंगा लिमिट, क्योंकि ये सारी चीजें तो होनी है। लिमिटेड ग्रेजिंग, लिमिटेड माइनिंग, लिमिटेड इरिगेशन और लैंड पोल्यूशन को, जो वेस्ट है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद हम लोग रिलीज करेंगे।
क्लियर? तो ये था हमारे पास फॉरेस्ट या लैंड यूटिलाइजेशन का पैटर्न। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जहां पर हम लोग कवर करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए मेरे साथ क्लास 10th के लिए।